गुड मॉर्निंग बच्चों, साई राम। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अपने हिंदी विषय को लेकर। बच्चों, आज हम पहली इकाई की अपनी अंतिम कविता देखने वाले हैं। बच्चों, इस अंतिम कविता को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पाठ्यक्रम में किन किन पाठों का समावेश इस साल नहीं है। पहली इकाई से जो आपका कबीर है 1.3 कबीर पूरक पठन, वो नहीं है। फिर 1.8 वीर भूमि पे कुछ दिन, वो नहीं है। फिर 1.9 वरदान मांगूंगा नहीं। तो पहली इकाई में से ये 3 पाठ नहीं है। लेकिन बच्चों, इन पाठ के नीचे मतलब जहाँ पर पाठ समाप्त होता है उसके नीचे भाषा बिंदु दिया हुआ है, जो व्याकरण है उनका समावेश पाठ्यक्रम में है। ये पाठ नहीं है लेकिन व्याकरण का समावेश पाठ्यक्रम में है। तो चलो आज हम अब अपनी अंतिम कविता की तरफ चलते हैं। पहली इकाई की कविता का नाम है, आप बता सकते हो कविता का नाम क्या होगा। आप अब पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कविता का हमारा नाम है निर्माणों के पावन युग में। और इसके रचनाकार जो हैं वह अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये बहुत अच्छे कवि भी थे, बहुत अच्छे पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। आपने कभी इनके भाषण को सुना होगा, इनकी कविताओं को भी सुना होगा। ठीक है, अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये हमारे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब चलो हम शुरू करते हैं अपनी कविता निर्माणों के पावन युग में। बच्चों, कविता का जो शीर्षक है देखो क्या है, निर्माणों के पावन। निर्माण का अर्थ होता है बनाना, सृजन करना। और इस कविता के माध्यम से हमारे माननीय कवि जी ने यह बताने की कोशिश की है कि आज हम कितनी तरक्की कर चुके हैं, नए नए शोध कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, नए नए खोजें कर रहे हैं। तो इस निर्माण के पवित्र युग में हमें और भी क्या करना है, किस बात का ध्यान देना है। तो चलो देखते हैं, कविता की तरफ बढ़ते हैं। कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। जन्म 25 दिसंबर 1924, मध्य प्रदेश। इनका परिचय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेरी 51 कविताएं। बच्चों, इनकी जो 51 कविताएं हैं बहुत ही सुंदर है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। अब हम अपनी पद्य संबंधी की तरफ बढ़ते हैं। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, नूतन का अर्थ होता है नया, नवीन, अनुसंधान, खोज, संस्कृति के सम्मान, हमारी जो संस्कृति है उसका सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हम नया अनुसंधान कर रहे हैं, संस्कृति का सम्मान करना है, जगत के, दुनिया के कल्याण के लिए हमें अच्छे कार्य करने हैं। हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, हम अच्छी चीज़ें करें लेकिन उससे दुनिया का कुछ भला ही न हो, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें करके। तो हमें क्या करना है, चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना है, महत्व प्रदान किया है इन्होंने। चलो हम अपनी कविता की तरफ पढ़ते हैं। हमारी कविता किस प्रकार है, इस प्रकार है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति
कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी ये कविता है। बच्चों, यहाँ पे आपने ध्यान दिया कौन सी दो लाइन है जो बार बार दोहराई गई है? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। ये वाली लाइन, ये वाली जो पंक्तियां हैं बार बार दोहराई गई हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कौन सी पंक्ति बार बार दोहराई गई है, या तो कौन सी पंक्ति का उच्चारण कविता में बार बार किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सीधे ही है, सामने ही दिख रहा है कि कौन सी पंक्ति आपकी बार बार दोहराई गई है। तो चलो अब इसका अर्थ देखते हैं। कविता तो बहुत ही सुंदर है, अर्थ भी इसका उतना ही सुंदर है, दो दो लाइनों के माध्यम से। जैसे पहला है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माण करना, बनाना, सृजन करना, पावन युग में, पवित्र, ये निर्माण सृजन करने का यह पवित्र युग है। इस युग में हमें क्या करना है? चरित्र का निर्माण करना नहीं भूलना है। चरित्र निर्माण का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि हमें स्वार्थी नहीं होना है, हमें अच्छाई के रास्ते पर चलकर ही इन सब चीज़ों को हासिल करना है। अब निर्माण का युग का अर्थ होता है विज्ञान, तकनीकी, अलग अलग नई नई चीज़ों का खोज करना। इन सब चीज़ों की खोज करते वक्त हमें केवल स्वार्थ की भावना नहीं रखनी है। स्वार्थ की भावना का अर्थ होता है कि जो भी कुछ चीज़ें हम बना रहे हैं, कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, नया आविष्कार कर रहे हैं, अगर इसमें व्यक्ति मतलब दुनिया, संसार का फायदा है तभी ही करो, केवल अपने फायदे के लिए नहीं। इसमें जन कल्याण की भावना हो। स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा मतलब हमारी धरती, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है। मतलब वसुधा का कल्याण हमें नहीं भूलना है। देखिए, कवि कहते हैं कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हम आविष्कार करें, सब करें, अच्छी चीज़ें करें, अनुसंधान करें, लेकिन उसमें हमें हमारे चरित्र पर भी ध्यान देना है। चरित्र निर्माण, हमें हमारा चरित्र का भी निर्माण करना है कि हमारे अंदर स्वार्थ की भावना को त्याग कर मानव जीवन के कल्याण की भावना से आगे बढ़ना है। इससे हमारा चरित्र भी, भविष्य भी उज्जवल होगा। आगे की पंक्तियां किस प्रकार है? इस प्रकार, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। माना मतलब हम मानते हैं। अपार, अपार का अर्थ होता है मतलब बहुत बड़ा, अथाह मतलब जिसका हम खोज ही न कर पाए कि कितना गहरा होगा। माना अगम अगाध सिंधु है। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। समुद्र कितना बड़ा है, कहाँ समाप्त हो रहा है पता नहीं। संघर्षों का पार नहीं, उसी प्रकार हमारे जीवन में संघर्षों का भी अंत नहीं होता। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों ले लो, आप समुद्र में यात्रा कर रहे हो, किसी कारण तूफान आ जाता है तो क्या करोगे? अपनी नैया डुबा लोगे? नहीं ना, उस तूफान से निकलने की कोशिश तो करोगे। देखा जाएगा वो तूफान से निकलोगे कि नहीं निकलोगे, वो बहुत बात की बात है। लेकिन उस वक्त आप संघर्ष करोगे ना, उस तूफान से डटकर सामना करोगे कि मुझे इस तूफान से बाहर निकलना है। तो उसी प्रकार जीवन में संघर्ष का पार नहीं है, संघर्ष करना ही करना है।
किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। बीच में डूबना हमें स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। जटिल, कठिन से कठिन समस्या को सुलझाने के लिए नूतन, नया खोज को नहीं भूलना। नई खोज हमें करती रहनी चाहिए। अगर हम नई खोज न करें तो बच्चों आज हम यहाँ तक पहुँचे ना होते। तो उसी प्रकार हमें हार नहीं मानना है। एक बार हार गए चलेगा, दोबारा फिर कोशिश करो। देखो, कवि कहते हैं, माना कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी अंत नहीं है। फिर भी मनुष्यों को संघर्षों का सामना करना चाहिए। साहसी व्यक्ति को संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना संघर्ष बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कठिन समस्या सुलझाने के लिए नई नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए। मतलब अगर आज हमारे सामने कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल ढूंढना है, हार मानकर नहीं बैठना है। ठीक है बच्चों, अब आगे की कविता की तरफ लाइन चलते हैं। वही लाइन वापस हमारी पुनरावर्तन के रूप में आई है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। अब इसके आगे इनका अर्थ तो आपको पता ही है। आगे की पंक्तियां हैं, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। बच्चों, जिस प्रकार आप संगीत सुनते हो, ठीक है, संगीत की जब म्यूजिक नहीं रहता, तार में झनकार नहीं होती, तो संगीत सुनने में मज़ा नहीं आता। उसी प्रकार हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? शीलता, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही सब हमारे चरित्र को उज्जवल बनाता है। सच्ची शिक्षा वही होती है जिसमें हमारे नैतिक, हमारे मूल्य हो, हमारे वैल्यू हो और जो हमारे जीवन का आधार हो। ठीक है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। कीर्ति, प्रसिद्धि, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि हासिल करने, कौमुदी मतलब चांदनी, मतलब प्रसिद्धि हासिल करने की ललक में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार तार के बिना झनकार सुनाई नहीं देता। आप गिटार बजाते हो, गिटार में तार रहता है, या वायलिन में भी जो बजाने के तार होते हैं उनके बिना झनकार सुनाई नहीं देता। उसी प्रकार शील, विनय, आदर्श व श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। हमारे अंदर आदर्श होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए, शील होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए। सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता हो, हमारे वैल्यूज़ हो। मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे यश, ख्याति मतलब प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के गौरवमय प्रकाश में अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना है। ये हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे मूल्य हैं जो हमें सिखाए जाते हैं। लोगों का सम्मान करना, विनम्रता की भावना, आदर करना, ये सब हमारे नैतिक आधार हैं और यही हमारे चरित्र को उज्जवल बनाता है। हम कितनी भी यश प्राप्त कर लें, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, इसे प्राप्त करने के बाद मतलब उस चांदनी में हमें खोना नहीं है, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कविता की लाइन। वही कविता की लाइन पुनरावृत्ति हुई है। इसके बाद आगे इस प्रकार है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में आपने जो आविष्कार किया, यदि मानव का प्यार नहीं है, जो भी चीज़ आपने निर्माण किया है उस चीज़ को बनाते वक्त आपने मानवता का ध्यान नहीं दिया, इंसानियत का ध्यान नहीं दिया कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, जो नया अनुसंधान किया है, मैंने जो खोज की है, उसमें मनुष्य का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, उससे मनुष्य को कोई उपकार ही नहीं हो रहा है, उनको कोई अच्छी चीज़ ही नहीं हासिल हो रही है, केवल मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा क्या ऐसी चीज़ को बनाकर? सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, ऐसी चीज़ें बनाकर व्यर्थ की बात है जिसमें प्राणी का उपकार नहीं है, जिसमें कल्याण की भावना ही नहीं है। प्राणी का उपकार का अर्थ क्या है? कल्याण की भावना ही नहीं है।
भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। जो ये विकास करना है, नई चीज़ें करना है, इसके उत्थान में जीवन का उत्थान न भूलें, मतलब लोगों का कल्याण करना हमें भूलना नहीं है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। देखिए, ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। कवि कहते हैं, निर्माणों के इस पवित्र युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहा है, परंतु नए निर्माणों के साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण भी करना नहीं भूलना है। इस युग में लोग स्वार्थी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? लोग स्वार्थी हो गए हैं। अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। सही बात है, आजकल के युग में लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतने तरक्की कर रहे हैं कि उसमें लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो कवि ने हमें क्या बताया है कि लोग जो स्वार्थी हो गए हैं, अपनी ही हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को नहीं भूलना है, उससे भी ध्यान देना है। भले ही मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहा है, पर यदि उस आविष्कार में मानवता की भावना नहीं है, मानवता की भावना, इंसानियत की भावना नहीं है, शांति की कामना नहीं है, प्राणी मात्र पर उपकार करने का भाव नहीं है, तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। तो ऐसा आविष्कार करना व्यर्थ है। अब जैसे बच्चों, लोगों ने अनुसंधान किया, खोज किया, अलग अलग प्रकार के केमिकल का खोज किया, बम का खोज किया, इन सब चीज़ों का किस लिए खोज किया था? अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन बाद में इंसान इसका क्या करने लगा? गलत इस्तेमाल करने लगा। इससे क्या करने लगा? लोगों को हानि पहुंचाने लगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे विज्ञान, ऐसे आविष्कार का जिसमें प्राणी का, मतलब इंसान, किसी का उपकार न हो, जिसमें मानवता की भावना न हो, शांति की कामना न हो? तो ऐसे विज्ञान, ऐसे चीज़ का आविष्कार करना व्यर्थ है। मनुष्य को सांसारिक उन्नति के साथ ही अपने जीवन के उत्थान के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। और अपने जीवन का उत्थान कब होगा? जब हमारे अंदर कौन सी भावना होगी? प्रेम की भावना, मानवता की भावना, नैतिकता की भावना। जीवन की उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व शांति का सृजन होगा, विकास होगा, इसका आविष्कार होगा। हमें इन सब चीज़ों का भी आविष्कार करना है। जरूरी केवल विज्ञान का आविष्कार नहीं, हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व शांति का सृजन होगा। हमें अपनी स्वार्थ साधना की आधि में संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, ये कविता हमने देखी, बहुत ही सुंदर कविता थी। किस प्रकार निर्माण हो रहा है, अच्छे आविष्कार हो रहे हैं। इस आविष्कार में करना तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें संसार के कल्याण की बात को भी भूलनी नहीं है। संसार के कल्याण की बात को ध्यान में रखकर ही हमें आविष्कार को आगे बढ़ाना है। कविता समझ में आई होगी। अब बच्चों, इससे संबंधित कुछ कठिन शब्द भी हैं और प्रश्न भी हैं। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, अगम, अपार, अगाध, अथाह, मझधार, लहरों के बीचों बीच, कौमुदी, चांदनी, भौतिकता, सांसारिकता। उत्थान का अर्थ होता है उन्नति। अब प्रश्न है, निर्माणों के पावन युग में हमें इन्हें नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? चरित्र निर्माण, वसुधा का कल्याण और जीवन का उत्थान, ये सब बातें हमें नहीं भूलनी है। आगे है, होना जरूरी है। क्या होना? आविष्कारों में क्या होना जरूरी है? और विज्ञान में आविष्कारों में क्या होना जरूरी है? मानव का प्यार। और विज्ञान में क्या होना जरूरी है? प्राणी का उपकार। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और कविता की पंक्तियों का अर्थ भी लिखने आ सकता है आप लोगों को। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि कविता की पंक्ति का अर्थ किस प्रकार है। तो बच्चों, आप उसे पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। तो इस प्रकार पहली इकाई का हमारा ये लास्ट कविता थी, अंतिम कविता। अगले कालांश में हम व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ें सीखेंगे, उपयोजित लेखन से संबंधित कुछ चीज़ें सीखेंगे, और आपको ये भी बताया गया कि कौन से पाठ जो हैं उनका समावेश इस साल पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है बच्चों, अगले कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।